हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। काफ़ी दिनों के बाद आज मैं बच्चों आपके लिए एक वीडियो लाया हूं और काफ़ी समय हो गया था। बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर वीडियो कब आएगा, अभी तक वीडियो क्यों नहीं आया। क्योंकि काफ़ी समय हो गया, लगभग 1 मंथ हो गया, मुझे ऐसा लगता है 1 महीने से कोई वीडियो नहीं आया था। तो छात्र ज़्यादा परेशान हो रहे थे। तो परेशान होने की तो ऐसी कोई बात है नहीं है, सिलेबस हो जाएगा, डोंट वरी। समय नहीं मिल पाया, इस वजह से वीडियो नहीं डाल पाया था। बाकी आप जानते हैं कि मैं एक वीडियो में एक पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देता हूं, तो उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है लगभग 45% से ऊपर आपका सिलेबस करवा चुका हूँ। 9 चैप्टर क्रॉप में और एनिमल में हो गए। ये 8वां चैप्टर आज मैं एलिमेंट ऑफ साइंस यानी कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व का लाया हूँ। तो 20-20 चैप्टर हैं, आपको पता है, तीनों सब्जेक्ट में। तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आपको सिलेबस आपका कंप्लीट कराएंगे, एग्जाम से पहले करा देंगे, कैसे भी कराएंगे। और वैसे मैं रेगुलर अगर वीडियो डालूँ तो एक दिन में आपको पता है 3-3 वीडियो भी डाल देते हैं। मालूम हुआ आपको, डाली भी हैं इससे पहले भी आपकी। और जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे उनकी परीक्षाएँ, जो त्रैमासिक परीक्षाएँ थी, बहुत बेहतर हुई हैं। जैसा कि आपने देखा ही है, पेपर जो हमने पढ़ाया वही आया। बाकी आगे भी ऐसे होना है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस आप भरोसा रखिए और भरोसे पर दुनिया कायम है, आप सब जानते हैं इस चीज़ को। तो परेशान होने की आवश्यकता तो बिल्कुल है ही नहीं है। आपको कहीं से लेकर कहीं तक आप टेंशन न लें, बस अपनी तैयारी करते रहें। बाकी जो जितने भी चैप्टर हैं उनका रिवीजन करते रहें। ऐसा नहीं कि बस सर ने पढ़ा दिया है हो गया, ऐसा नहीं। आप लोग उनका रिवीजन बहुत अच्छी प्रकार से करते रहिएगा। नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स रेगुलर बनाते रहिएगा। और अब आज से जो है वीडियो आपको पर डे रेगुलर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा 12th एग्रीकल्चर की क्लास है, कृषि विज्ञान एवं गणित की मूल तत्व। चैप्टर नंबर 8वां है, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। नए ब्लूप्रिंट 2022-23 के आधार पर बच्चों यह चैप्टर 3 नंबर का पूछा जा रहा है, जिसमें 3 नंबर का एक प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो कंप्लीट चैप्टर हम लेकर आए हैं बच्चों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप कंप्लीटली चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझ सकें, ठीक है ना। बहुत अच्छे प्रश्न है बच्चों, इससे बाहर नहीं जाएगा। बस इतना, इसको आप लोग जितना भी समय का वीडियो है इसको कंप्लीटली आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और बस मैं इतना कहना चाहूँगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके बच्चों। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कहता हूँ कि बच्चों शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। यही हमारी एक उद्देश्य रहता है कि बच्चों तक वीडियो किसी भी कंडीशन में पहुँचना चाहिए। तो ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, आपकी स्क्रीन पर अच्छी प्रकार से समझिएगा। चैप्टर का नाम ही हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है, इसको समझाइएगा। हाइड्रोकार्बन अच्छी प्रकार से समझना है आपको, ठीक है। क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बनी यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे मीथेन और ईथेन। कहने का मतलब ऐसे यौगिक, कोई यौगिक है, जैसे मीथेन एक अपने आप में क्या है बच्चों, यौगिक है। जो किससे मिलकर बना है मीथेन, कार्बन एवं हाइड्रोजन। समझ में आ रही ना बात। कोई भी ऐसा यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है ना, उसे ही जनरली हम लोग हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मीथेन और इथेन के दे रखे हैं। तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है CH4 होता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो CH4 जो आपका मीथेन का फॉर्मूला होता है, तो कहने का मतलब क्या है, मतलब मीथेन एक ऐसा यौगिक है जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो उसी जनरली हम लोग क्या कह देंगे, हाइड्रोकार्बन। बच्चों, हाइड्रोकार्बन के प्रकार की बात करें तो हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कौन सा, संतृप्त, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है, मतलब वे हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका ये है, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनके कार्बन परमाणुओं के बीच में, मध्य में, मतलब एकल बॉन्ड पाया जाए। जैसे हम बात करें, जैसे ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, तो जिनके बीच में आपका क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। क्या है ये, सिंगल। इधर भी जोड़ूं तो भी सिंगल है,
इधर भी जोड़ूं क्या है सिंगल, इधर भी। एकल बंध का मतलब होता है कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है, उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध तो उसको कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा प्रकार है बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये क्या होता है? मतलब हाइड्रोकार्बन परमाणुओं के बीच क्या होता है, द्विबंध या त्रिबंध, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो असंत मतलब कैसे, द्विबंध त्रिबंध का मतलब क्या है? देखिए ऐसे मान के चलिए कार्बन, 2 कार्बन 3 कार्बन, एक कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, इनके जो बीच में या तो डबल बॉन्ड मिलेगा या ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। ये जो बॉन्ड होता है बच्चों, इसी को हम लोग बंध बोलते हैं हिंदी में। ये देखो द्विबंध त्रिबंध लिख रहा ना, इसी प्रकार से। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन, ये गलत लिखा है, बी को हटा दीजिए, वे कह लीजिए, वे हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणुओं के बीच में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो बच्चों आपको डेफिनेशन भी बहुत अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई और दोनों प्रकार भी उम्मीद करता हूँ अच्छी प्रकार से क्लियर हो गए होंगे। यदि किसी को समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। वैसे समस्या आती नहीं है, कोशिश मेरी ये रहती है, मैं इस प्रकार से समझाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को जो भी चीज़ पढ़ाई जाए वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो मैं उसी प्रकार से पूरा पढ़ाया है। अब जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है? अच्छा क्वेश्चन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं लिखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो निम्नलिखित होती हैं। नंबर एक है कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। बंध कर लीजिए इसे, एकल बंध। ये तो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषता हम डेफिनेशन में ये बात क्लियर की थी कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। और एकल बंध का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ कैसे होते हैं एकल बंध। एक बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। दूसरा है ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं। मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं। विशेष याद रखेंगे आप लोग। और तीसरा है यह आपके जो होते हैं ये रंगहीन, मतलब इनका कोई कलर नहीं होता है, स्वादहीन, ना ही कोई स्वाद होता है, और गंधहीन, यानी ना ही इनकी कोई गंध आती है। ध्यान रखें, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो तीसरी विशेषता है वो कहती है कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं वो रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होते हैं। चौथा है बच्चों है कम क्रियाशील होते हैं। ध्यान रखें, ये क्रियाशील बहुत कम होते हैं, दूसरों के साथ क्रिया बहुत कम करते हैं। ठीक है ना? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं यदि आपको अच्छी प्रकार से क्लियर हो गई तो बताइए आप लोग। 3 नंबर में पूछा जा रहा है, 4 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, वो सिंपल हैं। एकल बंध पाया जाता है, स्थायी होते हैं, रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन होते हैं, और चौथा एक कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है ना? तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की क्या है बच्चों? विशेषता है। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं देख लीजिए आप लोग। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं बच्चों। सबसे पहला तो पॉइंट भाई, कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। कार्बन परमाणुओं के बंध क्या पाया जाता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। और एकल बंध किसमें? आपको पता है संतृप्त में। असंतृप्त में ध्यान रखना, द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। दूसरा है बच्चों ये अस्थायी होते हैं, मतलब ये टेम्पररी होते हैं। समझ में आ रहा है ना? संतृप्त में आपने क्या लिखा था, क्या पढ़ा था? यह स्थायी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ रहे हो जब असंतृप्त हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वह अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्पररी होते हैं। और बच्चों ये अधिक क्रियाशील होते हैं। ये क्या होते हैं? अधिक क्रियाशील होते हैं। चौथा है ये रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन, मतलब जो ये वाला पॉइंट जो है ना ये सेम है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन रंगहीन भी होते हैं, गंधहीन, स्वादहीन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होते थे। तो ये चौथा पॉइंट बिल्कुल सेम टू सेम है दोनों में। बाकी 3 पॉइंट आपने अच्छी प्रकार से देख लिए। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बताइए। यदि मैंने आपको विशेषताएं बता दी हैं
और अंतर यदि पूछ ले एग्जाम में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब पूछो क्यों नहीं होना चाहिए गलत? क्योंकि एक तरफ आप लिखना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल बंध पाया जाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो स्थायी होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अस्थायी होते हैं। तीसरा पॉइंट लिख देना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। समझ में आया ना? 3 नंबर पूछे 3 लाइन लिखे आना, खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। यदि अंतर पूछ ले तो मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। यदि किसी को समस्या नहीं आना चाहिए, वैसे समस्या यदि 1% आती है तो वो मुझे पर्सनल भी पूछ सकता है, ठीक है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की विशेषताएं हो गई, अंतर भी मैंने क्लियर कर दिया आपको मौखिक रूप में। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मीथेन गैस के भौतिक गुण लिखिए। मीथेन गैस जो है ना उसके भौतिक गुण लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें आप लोग। मीथेन गैस जो होती है इसके कौन से आपके जो गुण होते हैं भौतिक, वो बताइए। तो मीथेन गैस के बारे में जनरली सब लोग जानते हैं। मीथेन गैस का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, CH4 होता है, ध्यान रखें। और इसके भौतिक गुण पूछ रहा है तो कैसे बताना है। सबसे पहले बात, मीथेन गैस जो होती है वो रंगहीन, स्वादहीन एवं गंधहीन गैस होती है। इसका कलर नहीं होता, कोई भी उसका स्वाद नहीं होता और न ही किसी प्रकार की उसमें से गंध आती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर गंध तो आ जाती है। गंध आ जाती है, उसमें कुछ डाला जाता है, इस वजह से आती है। अब जैसे हम ब्यूटेन गैस होती है, मालूम है आपको, जो LPG सिलेंडर होता है जिससे आप लोग रोटी बनाते हो चूल्हे पे, घर पे जो सिलेंडर लगा रहता है आपको खाना बनाने वाला सिलेंडर, तो उसमें ब्यूटेन गैस होती है 60% तक लगभग। और जैसे ही उसको हम खोलते हैं, बाल उसका जैसे ही हम खोलते हैं तो उसमें से गंध आने लगती है कि नहीं? आने लगती है। तो बेटा वैसे उस गैस का कोई स्वाद नहीं होता, उसका कोई गंध नहीं होती, उसमें इस प्रकार का केमिकल डाला जाता है कि गंध आए। यदि वह लीक हो रही है तो कैसे पता चलेगा कि लीक हो रही है कि नहीं? क्योंकि उसका गंध ही नहीं होती, फिर कैसे पता चलेगा? इसलिए उसमें कुछ इस प्रकार का केमिकल डाला जाता है जिससे उसकी गंध आए और आप उसको पहचान सकें कि कहीं से लीक हो रही है गैस। बाकी अपने आप में उसका कोई भी ना तो स्वाद होता, ना कलर होता, ना ही किसी प्रकार की उसमें से स्मेल आती है। ध्यान रखें आप लोग, क्लियर? चलिए, तो इसी तरह मीथेन का भी वही हाल है कि रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। दूसरा ये है कि इसकी भौतिक गुण कि यह वायु से हल्की होती है। ध्यान रखें, मीथेन गैस जो होती है यह वायु से हल्की होती है, जो हवा होती है ना उससे ये हल्की होती है। तीसरा पॉइंट है, ये जल में अविलय होती है और एल्कोहल ईथर में ये विलय होती है। मतलब क्या है? मतलब जल में अगर हम इस मीथेन गैस को डालें तो उसमें ये नहीं मिलेगी, घुलेगी नहीं कुल मिला करके। और एल्कोहल ईथर में जो एल्कोहल ईथर आप जानते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। जनरली एल्कोहल के बारे में नहीं जानते हो तो आने वाला चैप्टर एल्कोहल पे ही आधारित है, उसमें बता दूंगा। पर यहाँ पे इतना ध्यान रखिए, एल्कोहल का मतलब जो दारू पीते हैं लोग, है ना, देखे होगी आपने, वो उसमें एल्कोहल होता है, जो उनको नशा आता है ना एल्कोहल के कारण। उसी प्रकार ईथर भी एक अपने आप में क्या होता है, लिक्विड होता है ना, पेट्रोल के जैसा। तो उसमें यदि हम मीथेन गैस को डालें एल्कोहल ईथर में तो उसमें वो घुल जाती है। देखिए, अगर पानी में हम लोग तेल डालें, क्या तेल पानी में मिल जाएगा? नहीं मिलता है ना। कहने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि वह पानी में अविलय होता है। उसी प्रकार से जो मीथेन गैस होती है ना, ये पानी या जल में क्या होती है, अविलय, घुलती नहीं है। लेकिन एल्कोहल ईथर में ये घुल जाती है, ठीक है। चौथा पॉइंट है बच्चों, यह 162 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव में चेंज हो जाती है। देखो वैसे तो ये गैस है, लेकिन यदि इसको 162 डिग्री सेल्सियस ताप पर हम लोग रखें तो यह किस में चेंज हो जाएगी? ये आपके द्रव यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ये मतलब क्या बन जाएगी? गैस मतलब द्रव बन जाएगी। किसी भी चीज़ के 3 फॉर्म होते हैं, गैस, द्रव और ठोस। तो याद रखें 162 डिग्री सेल्सियस काफ़ी हाई टेम्परेचर हो गया। तो इस टेम्परेचर पर जो मीथेन गैस है वो किस में बदल जाएगी बच्चों? द्रव यानी लिक्विड में वो बदल जाएगी। 5वां पॉइंट है बच्चों, यह उदासीन होती है। उदासीन का मतलब होता है इसका जो pH मान होता है वो 7 होता है। 7 से कम होता तो अम्लीय और 7 से ऊपर होता तो क्षारीय होती।
लेकिन pH कितना होता है इसका 7 होता है, इसलिए इस गैस को क्या बोलते हैं, यह गैस उदासीन होती है और ये ज्वलनशील भी होती है। ये क्या होती है, ज्वलनशील। ज्वलनशील का मतलब होता है इसमें बहुत जल्दी आग पकड़ जाती है, ज्वाला निकलने लगती है, अगर आग इसमें बहुत जल्दी लगती है, बहुत ही ज्वलनशील गैस ये मीथेन होती है। ठीक है, तो ये आपने देखा मीथेन गैस के भौतिक गुण, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे मीथेन गैस के उपयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मीथेन गैस के उपयोग। तो मीथेन गैस के उपयोग भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो मीथेन गैस का क्या उपयोग होता है, वो तो थे भौतिक गुण इसके, ये क्या है उसके उपयोग, क्या यूज़ आती है, अपने क्या काम में आती है मीथेन गैस, समझिए। तो निम्नलिखित है। नंबर 1, इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, जलाने के रूप में करते हैं। ईंधन जैसे लकड़ी ना हो तो मीथेन गैस से भी हम लोग जो है ईंधन जला सकते हैं। मीथेन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी किया जाता है। जी हाँ, इससे हम लैंप भी जला सकते हैं, इससे हम उजाला कर सकते हैं। कहने का मतलब प्रकाश उत्पन्न करने में मीथेन गैस का उपयोग किया जाता है। देखो ईंधन के रूप में हो रहा है तो प्रकाश के रूप में तो हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से आपने देखा है कि जो आपका क्या होता है, आपको अच्छी प्रकार से मालूम होगा कि मीथेन जो गैस जनरली में हम बात करें, जो मिट्टी का तेल आता है ना, तो उसमें आपको पता है वो भी प्रकाश उत्पन्न करता है ना, उससे भी ज्वाला उत्पन्न होती है। तो उसी प्रकार से जो मीथेन गैस है उसका भी यही है कि इससे अगर ईंधन बनता है जनरली, तो इससे आपका प्रकाश भी उत्पन्न किया जा सकता है। तीसरा है मीथेन जो गैस होती है इससे मैथिल एल्कोहल भी बनाया जाता है। बेटा जो मैथिल एल्कोहल होता है एक जहरीला एल्कोहल होता है, विषैला होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ बनाने में, औषधियाँ बनाने में किया जाता है। ध्यान रखें, मीथेन से क्या बनता है, मैथिल एल्कोहल को बनाया जाता है। और मैथिल एल्कोहल का उपयोग जनरली मैंने आपको बताया दवाइयाँ आदि बनाने में, पेंट वार्निश बनाने में, और जो आपके हवाई जहाज़ होते हैं उनमें भी ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वैसे एल्कोहल से संबंधित आपके आगे वाला चैप्टर, आने वाला चैप्टर है तेल बसा, आप सॉरी इसे एल्कोहल वाला जो चैप्टर है वो भी आने वाला है, तो आप परेशान ना हो। वैसे ये चैप्टर मुझे लगता है, 1 मिनट रुकें आप लोग, 7वां चैप्टर है। मैंने गलती आपको बता दी 8वां चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर कौन सा है, 7वां चैप्टर है बच्चों, ये ध्यान रखें थोड़ा सा आप लोग। हाइड्रोकार्बन 7वां चैप्टर है, 8वां 9वां 10वां अभी आएगा, ठीक है ना। तो परेशान ना हो, वहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दें, इसलिए आप लोग दिक्कत नहीं लें, टेंशन ना लें कि सर ने तो 8वां बता दिया लेकिन 7वां, क्योंकि मेरे दिमाग से वो चूक गया, स्लिप हो गया, तो ध्यान नहीं रहा। लेकिन चैप्टर हाइड्रोकार्बन कौन सा है, 7वां चैप्टर। 6वां चैप्टर कार्बनिक रसायन हो चुका है, आपको मालूम होगा, ठीक है, परेशान ना हो। मीथेन का उपयोग काजल बनाने में किया जाता है। मीथेन का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, काजल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसे काजल तो आप लोग जानते होंगे, तो उसको बनाने में भी मीथेन गैस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मीथेन गैस के क्या उपयोग हैं, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, गोबर गैस संयंत्र से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो लगभग 3 प्रश्न हैं गोबर गैस से संबंधित, तो तीनों प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, अच्छी प्रकार से तीनों प्रश्नों को समझ लें। 101% गोबर गैस संयंत्र से संबंधित एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, ये ध्यान रखें आप लोग। अथवा में कोई सा भी आ सकता है, मीथेन ईथेन जो भी, ठीक है। गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, देखिए। सबसे पहला है गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। देखो गोबर गैस संयंत्र जनरली लोग घर पर भी बनाते हैं, गोबर गैस संयंत्र बहुत सारे बच्चे हैं उनके घर पर भी लगा होगा, बहुत सारों ने देखा भी नहीं होगा, तो आप लोग गूगल पर सर्च करके उसको फोटो अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। गोबर गैस का प्रयोग प्रतिदिन करना चाहिए। जी हाँ बच्चों, प्रतिदिन मतलब जो भी गैस बनती है तो उसका प्रयोग पर डे करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गैस उसमें एकत्रित होती जा रही है और आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात तो आप याद रखेंगे। दूसरी बात याद रखेंगे, मुख्य गैस वाल्व को प्रयोग करते समय ही खोलना चाहिए। जो मुख्य गैस का वाल्व होता है ना,
उसको अगर हम चूल्हे का उपयोग जनरली ईंधन का उपयोग कर रहे हैं, उस गैस का यूज़ कर रहे हैं, तभी उसको खोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी भी उसको खोल के डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा बच्चों, माचिस की तीली जलाने से पहले बाल्ब को नहीं खोलना चाहिए। पहले माचिस की तीली जलाएं, उसके बाद हम लोग जो है गैस का जो बाल्ब है उसको खोलें। इससे उससे जो है आग लगने का डर नहीं रहता है। तो इन बातों का छोटी मोटी बातें होती हैं, इनको याद रखना। जिस प्रकार से हम घर पे भी सिलेंडर से जो गैस यूज करते हैं चूल्हे, उसमें भी इन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सेम टू सेम वही बातें हैं। गोबर गैस से जो गैस निकलती है जनरली, वो भी मीथेन गैस होती है ना। तो उसका जो हम उपयोग करते हैं तो बहुत बातों का ध्यान रखना होता है, सावधानी रखनी होती है। क्योंकि यदि पक्का मकान है और वहाँ पर हम इस गैस का उपयोग कर रहे हैं तो कई बार आग लगने का डर बना रहता है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और गैस को सूंघना नहीं चाहिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, गैस को सूंघना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। गैस होती है, गैस तो गैस होती है, आप जानते हैं। इसको सूंघने से हमारे स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इस वजह से इस गैस को नहीं सूंघना चाहिए। गैस को धीरे धीरे खोलना चाहिए। ये भी बात याद रखनी है कि गैस को एकदम से ना खोलें। एकदम से खोलने से कई बार गैस जो होती है ज़्यादा फैल जाती है और वहीं पर आग लगने का डर रहता है। तो गैस को धीरे धीरे खोलना चाहिए। तो गोबर गैस का प्रयोग करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को भली प्रकार से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर भी क्लियर कर दिया है मैंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखिए। गोबर गैस संयंत्र के लाभ निम्नलिखित हैं। नंबर 1, देखो गोबर गैस संयंत्र घर पे जनरली लोग लगाते हैं जिनके 5 6 7 गाय या भैंस हैं, तो वो बिल्कुल घर पे लगवा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा, ये समझ लो प्रदूषण रहित आपका गोबर गैस संयंत्र होता है। आप इसके लाभ पढ़ेंगे तो आपको समझ में ये भी चीज़ आई कितना लाभ इससे होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। प्रदूषण रहित, धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है। सही बात है, जो भी गैस होती है ना किसी प्रकार का उसमें धुआं होता, ना ही किसी प्रकार का पॉल्यूशन होता है। कहने का मतलब प्रदूषण रहित, धुआं रहित हमको ईंधन प्राप्त होता है। ईंधन का मतलब ज्वाला होती है, वो किसी प्रकार का धुआं नहीं होता उसमें। दूसरा, उत्तम खाद भी प्राप्त होती है जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। सही बात है, उस गोबर से गैस निकल गई तो उस डाइजेस्टर से उसको बाहर निकाल लेते हैं हम उस गोबर को, और उस गोबर का मतलब वो सड़ी हुई खाद होती है, उसका उपयोग हम खेत में कर सकते हैं। मतलब जिससे हमारी फसल की जो पैदावार है यानी उपज है, प्रोडक्शन बहुत अच्छी प्रकार से हमको मिलता है। ठीक है। तीसरा है, पशुओं के मलमूत्र एवं अनुपयोगी चारे का सदुपयोग भी हो जाता है। सही बात है, गोबर के साथ जो अनुपयोगी चारा है वो भी गोबर के साथ उस डाइजेस्टर मतलब जो गोबर गैस का गड्ढा होता है उसमें डाला जाता है, जिससे जो मलमूत्र फोकट का फेंकते हैं हम लोग, तो उसका क्या हो जाता है, सदुपयोग हो जाता है। वैसे मलमूत्र अनुपयोगी होता है लेकिन सदुपयोग हो जाता है। गैस भी निकाल ली और फिर उसका उपयोग हम लोग खाद के रूप में भी कर लिया, तो डबल फायदा हो गया, है ना, वही चीज़। चौथा है, घर का वातावरण स्वच्छ रहता है जिससे परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी सही बना रहता है। जब प्रदूषण रहित हम गैस का उपयोग कर रहे हैं तो वातावरण तो शुद्ध रहेगा, स्वच्छ रहेगा, किसी प्रकार का पोल्यूशन भी नहीं होगा। और जो परिवार के सदस्य हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, उनका स्वास्थ्य, उनकी हेल्थ बहुत अच्छी प्रकार से बनी रहेगी। पांचवा पॉइंट है बच्चों, गोबर गैस प्राप्त होती है जिससे घर एवं गलियों में प्रकाश लैंपों में उपयोग किया जाता है। गोबर से गैस भी जो प्राप्त होती है उससे घर में या गलियों में भी हम लैंप लगा सकते हैं, जिससे जो प्रकाश प्राप्त होगा, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप प्रदूषण रहित जो है ना उजाला कर सकते हो, आपके घर में प्रकाश कर सकते हो, गलियों में भी आप लोग प्रकाश कर सकते हो। तो ये लाभ होता है एक गोबर गैस संयंत्र का। उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को अच्छी प्रकार से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वें के बाद 8वां है, गोबर गैस संयंत्र का रखरखाव कैसे रखना चाहिए। जी हाँ, जो गोबर गैस संयंत्र आपके घर लगा हुआ है उसका रखरखाव कैसे करना चाहिए या कैसे रखना चाहिए। तो निम्न प्रकार हम रख सकते हैं। नंबर 1, डाइजेस्टर से गैस लीक नहीं होना चाहिए, मतलब रिसाव नहीं होना चाहिए।
जो डाइजेस्टर होता है, जनरली हम डाइजेस्टर को ये बोल सकते हैं, जो गोबर जिसमें गड्ढा रहता है उसमें जो गैस बनती है, तो वो गैस जो होती है वो लीक नहीं होना चाहिए, रिसाव नहीं होना चाहिए उसका। पहली बात तो याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि इस प्रकार से गड्ढे को बनाया जाता है कि उसमें से गैस लीक ना हो। दूसरा है गैस होल्डर के जोड़ों से भी गैस लीक नहीं होना चाहिए। जहाँ पर हम लोग गैस होल्डर लगाते हैं बंद चालू करने के लिए, वहाँ से जो जोड़े होते हैं, मतलब जोड़े होते हैं बोले तो जॉइंट जो होते हैं, वहाँ से भी लीक होने का चांस रहता है, तो वहाँ से भी लीक नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आप याद रखेंगे। तीसरी बात है गोबर गैस को सूंघना नहीं चाहिए, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और डाइजेस्टर जो बनाते हैं, मतलब गड्ढा जो बनाया जाता है, उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को उसमें नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि वो गैस जो होती है मीथेन गैस होती है, तो खतरनाक गैस होती है, कई बार विस्फोट होने का डर रहता है, इसलिए उस गैस खतरनाक तो होती है, व्यक्ति के अंदर जाने से भी उसको हानिकारक प्रभाव डालती है, तो मतलब किसी भी व्यक्ति को उस डाइजेस्टर के अंदर नहीं उतारना चाहिए। तो गोबर गैस संयंत्र का रखरखाव आप कैसे रख सकेंगे, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को भली प्रकार से, अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रश्न नंबर 9 है इथिलीन गैस के भौतिक गुण लिखिए। इथिलीन गैस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इथिलीन गैस के भौतिक गुण निम्नलिखित हैं। यह एक हल्की मीठी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है, मतलब इसमें गंध आती है। इथिलीन गैस में क्या आती है, गंध आती है। ये हल्की मीठी होती है और रंगहीन, मतलब इसमें कोई कलर नहीं होता है। इथिलीन गैस का पहला गुण आपको समझ में आ रहा होगा कि यह एक हल्की मीठी गंध युक्त रंगहीन गैस होती है। दूसरा है जल में बहुत कम विलय परंतु एल्कोहल एवं ईथर में अधिक विलय होती है। वही बात है मीथेन में, जिस प्रकार से मैंने बताया वही चीज़ कि पानी में थोड़ी बहुत तो घुल जाती है, लेकिन एल्कोहल एवं ईथर में ये अधिक विलय होती है। ठीक है ना। तीसरा है यह वायु से हल्की तथा इसका वाष्प घनत्व 14 होता है। ये भी याद रखना, ये वायु से हल्की होती है और इसका जो वाष्प घनत्व होता है, ठीक है ना, वो भी कितना होता है, 14 होता है। तो इथिलीन के ये भौतिक गुण हैं, याद रखें। आगे प्रश्न नंबर 10 है इथिलीन के उपयोग लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, 7वां चैप्टर, ध्यान रखें बस इतना सब लोग, 8वां नहीं है, 8वां आगे पढ़ाऊंगा। इथिलीन के उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, इथिलीन का उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। देखो इथिलीन और एसिटिलीन जो गैस, एक एसिटिलीन गैस भी होती है, दोनों के लगभग उपयोग सेम होते हैं, तो इसलिए मैं एसिटिलीन के ना पढ़ाऊँ, उसमें आप लोग यहीं से उसको कमेंट कर लीजिएगा, जिससे आपको और क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर एसिटिलीन के भी उपयोग पूछे तो आप इनको लिख आओगे तो भी आपको वो सही माने जाएंगे। ठीक है ना। इसका उपयोग एथिल एल्कोहल के निर्माण में किया जाता है। लोग जो ड्रिंक करते हैं, दारू पीते हैं जनरली, तो उसमें जो एथिल एल्कोहल होता है ना, वो जनरली इथिलीन गैस से ही बनाया जाता है। इसका उपयोग विषैली गैस बनाने में किया जाता है। जी हाँ बच्चों, जैसे युद्ध होते हैं, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1911-18 में, तो उस समय इस गैस का उपयोग जनरली लोगों को मारने के लिए गैस में, युद्ध के समय विषैली गैस इसका ही उपयोग किया गया था। इसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया था, मतलब लोगों को बेहोश करने के लिए या दर्द को कम करने के लिए जनरली इसका उपयोग किया जाता है। 5वां, इसका उपयोग धातुओं को जोड़ने व काटने में भी इसी गैस का उपयोग करते हैं। धातु आप जानते ही हैं, उनको काटने एवं जोड़ने के लिए भी इथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इथिलीन को भी आप लोग इसमें कमेंट कर लें, और पूछे तो आप लोग इसमें ही करके आ सकते हैं। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन मैंने इस चैप्टर से रखे हैं बच्चों, और उम्मीद करता हूँ सभी छात्रों को इस चैप्टर में कोई परेशानी नहीं आ रही होगी, सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। हाँ, एक चैप्टर में जो गलती हुई है वो बता दी है। चैप्टर 7वां है, ना कि 8वां। ठीक है ना, 7 चैप्टर हैं, 8वां नहीं है, उसको थोड़ा सा आप लोग सही कर लें। बहुत सारे बच्चे तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर चैप्टर तो 7वां है, आप 8वां बता रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या क्या लिखने वाले हैं ये बच्चे। ठीक है ना, फिर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बाकी वीडियो आप पर डे मिलते रहेंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों नमस्कार।